गुजरात में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। अपना तुरुप का इक्का तय कर लिया है। जी हां, 2022 के चुनाव में बीजेपी के ट्रम्प कार्ड होंगे भूपेंद्र पटेल, जिनके नाम की कल गांधीनगर में घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें विजय रूपानी की जगह गुजरात का नया सीएम चुना है। आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे, जिसमें अमित शाह भी खुद मौजूद होंगे। शिवराज सिंह चौहान के भी वहां पर पहुंचने की बात बताई जा रही है। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं, वे कदवा पाटीदार हैं और साथ ही ऐसे में बीजेपी ने उन्हें आगे कर एक साथ कई सियासी समीकरण साधने की कोशिश की। लकी ड्रॉ का पिटारा खुला, पर्चा निकला, नाम लिखा था भूपेंद्र पटेल। एक क्षण में मालामाल हो गए भूपेंद्र पटेल। न चर्चा थी, न रेस में दिख रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो चैंपियनशिप का खिताब उनके ही खाते में गया। गुजरात में सीएम वाली प्रतियोगिता लीग के विनर पर उनके नाम की मुहर लग गई। गुजरात बीजेपी के दफ्तर कमलम में भूपेंद्र भाई की किस्मत का कमल लहलहा कर खिल पड़ा। उगते सूरज को प्रणाम करने की परंपरा आगे बढ़ चली। निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गले लगकर भूपेंद्र भाई को बधाई भेंट की। मुख्यमंत्री की दौड़ के प्रबल दावेदार नितिन पटेल ने भूपेंद्र भाई को बड़े आदर से नमस्कार किया और शुभकामनाएं दी। एक और दावेदार प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भी भरपूर बधाइयां भेजी। तीसरे दावेदार मनसुख मंडाविया भी गुलदस्ता भेंट करने आए थे और ये दिखाया कि इस फैसले से सब खुश हैं, बेहद खुश हैं, किसी को कोई दुख नहीं। और भूपेंद्र पटेल का तो कहना ही क्या, जब झोली उम्मीदों से ज्यादा भर जाए तो जुबान नहीं आंखें बोलने लगती हैं। भूपेंद्र भाई सिर्फ धन्यवाद करने की औपचारिकता निभा पाए। भाई कौन है? नड्डा साहब, गांधीनगर लोकसभा सांसद અને ગૃહમંત્રી વડીલ મંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જે જવાબદારી અમને સોંપી। बीजेपी ने एक और चैंपियनशिप को बड़ी ही चतुराई और सूझबूझ के साथ अंजाम दिया। मैदान में मुकाबला होता भी दिखाया। संभावित मुख्यमंत्रियों को लेकर भविष्यवाणियां भी करवाई। ये साबित करने का भरपूर प्रयास हुआ कि टक्कर कांटे की है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। लेकिन रिजल्ट वही रहा जो दिल्ली वाली प्रिंटिंग प्रेस से छपवा कर भेजा गया था और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का हस्ताक्षर था। रजनीकांत पटेल हमारे घाटलोड़िया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर हैं। पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, हमें सबको पूर्ण विश्वास है। करीब 1 घंटे बैठक चली। 99 विधायकों से संवाद और सहमति की रस्म इस दौरान निभाई गई। नरेंद्र तोमर ने ऑन कैमरा इस चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता भी साबित की। सामूहिक रूप से ये पूछ लिया कि किसी को कोई एतराज तो नहीं, हाथ उठाकर सबकी सहमति ले ली। मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा, इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठाकर जाओ, मीडिया के लोग। तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के चुनावी समर में बीजेपी के नए सारथी चुन लिए गए हैं।
उनके पास बमुश्किल 1 साल का वक्त होगा, लेकिन ये बात यूं भी ज्यादा मायने नहीं रखती। अब पटेल हो या फिर पाटिल होते, इसकी जरूरत तो बस इतनी है कि एंटी इनकम्बेंसी की धार थोड़ी कुंद हो जाए। असली लड़ाई तो मोदी शाह ही लड़ेंगे। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में नए सीएम की गांठ सुलझाने में बीजेपी को बस 24 घंटे लगे। बीजेपी ने इस टास्क को भी बिना किसी मुश्किल के पूरा कर लिया। पूरी प्लानिंग को ऐसे अंजाम दिया गया कि कानो कान खबर तक नहीं लगी और नए सीएम का ऐलान भी हो गया। चट फैसला पट एक्शन, जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हुआ। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। काम असरदार नहीं तो बाहर जाइए सरकार, जैसा कि तीरथ सिंह रावत के साथ हुआ। संवैधानिक संकट के कारण मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। लाइट वेट हो या हैवी वेट, वही होगा जो दिल्ली चाहेगी, जैसा कि येदियुरप्पा के साथ हुआ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ। और सीएम वही जो चुनाव में सीट दिलाएं, वरना बाहर जाइए, जैसा कि विजय रूपाणी के साथ हुआ। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। ये पीएम मोदी के पर्चा जांचने का पैमाना है। कसौटी है उम्मीदों पर खरे उतरने की। मोदी की बीजेपी में बार बार मौके नहीं मिलते। या तो सीधे बल्ले से शॉट खेलिए, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजिए, धुआंधार पारी खेलिए, अपनी टीम को जीत दिलाइए, या फिर जगह खाली करिए। आपकी जगह टीम में कोई और आएगा। जैसा कि उत्तराखंड में 3.5 साल के कार्यकाल के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह आए तीरथ सिंह रावत को तो सिर्फ 4 महीने में चलता कर दिया गया। 2 साल के कार्यकाल के बाद ही हैवीवेट येदियुरप्पा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और 5 साल बाद विजय रूपाणी की कप्तानी पारी भी घोषित कर दी गई। 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल गए। सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 5 हो जाती है। लेकिन बीजेपी में पत्ता तक नहीं खरका। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, आक्रोश की आवाज नहीं। क्या ये केंद्रीय नेतृत्व के ताकतवर होने की वजह से है, जिसकी धुरी पीएम मोदी है? वजह जो भी हो, मैच से ठीक पहले कप्तान बदलने का मतलब यही है कि चयन समिति को कप्तान की काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा। सवाल गुजरात से भी उठ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने हमला बोलते हुए ट्वीट किया। अगस्त में आरएसएस और बीजेपी का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% वोट, 96 से 100 सीटें, बीजेपी को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आपको 3% वोट, 0 सीटें, नीम को 1% वोट, 0 सीटें और सिर्फ निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीटें मिल रही थी। बहुत सारे सूत्रों के अनुसार आरएसएस और बीजेपी का एक सर्वे भी हुआ था कि क्या विजय रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा, जिसका पूरा सर्वे मैंने ट्विटर पे रखा था और कई सारे मीडिया ने इसकी ध्यान में रखते हुए न्यूज भी बनी भी है। कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी है। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि गुजरात के लोग बहुत ही अपेक्षाएं सत्ता से रखते थे, जिन अपेक्षाओं पर खरी उतरने का काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मैंने कल भी कहा कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात के 6.5 करोड़ लोग अब सत्ता बदलने के मूड में। अगर बीजेपी खतरा भांपकर मुख्यमंत्री बदलने की सीरीज चला रही है तो सिर्फ इससे खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता। रावत हो या रूपाणी, जनता को जवाब तो देना ही होगा। हाँ, जोखिम कम से कम करने की कोशिश तो राजनीतिक पार्टियां कर ही सकती हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे से जुड़ी हुई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। कल शाम को ही वो रायबरेली से लखनऊ रवाना हो गई हैं। अब आज लखनऊ से सुबह 9 बजे दिल्ली लौट जाएंगी। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, ये फिलहाल नहीं मालूम हो पाया है। आपको जैसे ही जानकारी हमें मिलेगी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 दिन के अपने रायबरेली दौरे पर थी, जिसमें कि आज दूसरे दिन का जो उनका दौरा था, जो कार्यक्रम थे,
उन सभी को रद्द कर लखनऊ लौट चुकी हैं प्रियंका गांधी और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यानी कि 9 बजे के आसपास वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी में चुनाव की तारीख वैसे तो 6 महीने बाद ही है, लेकिन बयानबाजी की कोई तारीख नहीं होती। वार पलटवार का समय भी तय नहीं है। जब मौका मिलता है एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तरकश से तीखे बयान चला दिए जाते हैं। कुशीनगर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर चोट किया। वहीं प्रियंका ने कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाने पर कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा। अब्बाजान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे, तो देखा जाएगा किसका अस्तित्व है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? लड़ाई अस्तित्व की है। किसी के लिए सरकार के अस्तित्व का सवाल है तो किसी के लिए अपनी खोई जमीन के अस्तित्व को हासिल करने का सवाल। लड़ाई 2022 की है, यूपी विधानसभा चुनाव की है। बयानों की गोली निकली तो अब्बाजान से लेकर तालिबान तक जा पहुंची। कुशीनगर में सीएम योगी ने 120 करोड़ की विकास योजनाओं का लोगों को सौगात दिया। फिर समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण पर तीखे अंदाज में हमला बोल दिया। अब्बाजान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। तो कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। बात कुछ दिनों पहले की है, जब सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया था। आज तक के कार्यक्रम में ही एक सवाल पर योगी ने अपने अंदाज में कुछ यूं कहा। अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्हें कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है। शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बाजान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। समाजवादी पार्टी पर सीरियल अटैक का ये सिलसिला तेज हो गया है। अब तो चुनाव करीब है, अगले साल की शुरुआत में ही वोट गिरने हैं, लिहाजा राम मंदिर आंदोलन के मुद्दे की तपिश दिखने लगी है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। यूपी में बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी से लेकर कांग्रेस, हर पार्टियों ने जोर लगा दिया है। प्रियंका गांधी भी रायबरेली से लेकर अमेठी तक दौड़ लगा रही हैं। रायबरेली में पीड़ित परिवार का दर्द जाना तो कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा भी की, लेकिन जब बीजेपी ने कांग्रेस के ही अस्तित्व पर सवाल खड़े किए तो प्रियंका ने वक्त का हवाला दे डाला। तैयारियां हो रही हैं। अब मैंने अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग रखी है, तो कर रहे थे। भाजपा कह रही है कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, वो देखा जाएगा किसका अस्तित्व है। प्रियंका ने अपने दौरे के दौरान मंदिर में भी मत्था टेका, पुजारी से आशीर्वाद लिया। पुजारी का दावा है कि उन्होंने यूपी और देश में कांग्रेस राज के लिए मंदिर में प्रार्थना की। प्रियंका इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, लिहाजा जब उनसे योगी के अब्बाजान वाले बयान पर सवाल पूछा गया तो वो कुछ भी बोलने से बचती रहीं। योगी जी ने फिर बोला 2017 से पहले अब्बाजान जो करते थे उनको राशन खाली मिलता था। 2022 का चुनाव कांग्रेस के लिए भी लिटमस टेस्ट है, वहीं सीएम योगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जबकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसकी 5 साल फिर से सत्ता में वापसी होगी। वहीं मायावती को 2007 के करिश्मे को दोहराने का भरोसा है, लेकिन ये बात तो साफ है कि बयानबाजी का जो आसमानी तीर चला है वो कहां जाकर रुकता है ये कहना नामुमकिन है। कुशीनगर से संतोष कुमार सिंह, अमेठी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।